हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारा है यूपीएसआई स्पेशल वीडियो। इसमें हम संविधान एवं मूल विधि जो एक टॉपिक है, एक पोर्शन है एग्जाम का, उसका जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ये जो हमारा संविधान एवं मूल विधि का टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी में एक टॉपिक और जोड़ दिया गया है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन रहेगा वो 40 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चंस है, जबकि जो हमारा मूल विधि एवं संविधान है इसके जो है 24 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस हिसाब से मूल विधि का कम से कम 10 क्वेश्चन रहना चाहिए और ये पार्ट हमारा केवल मूल विधि के लिए ही बनाया गया है। इसमें एमसीक्यू टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा नर हेतु, ऑप्शन बी है नारी हेतु, ऑप्शन सी है हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी, और ऑप्शन डी है हमारा ऐसे शब्दों का प्रयोग इन संहिता में नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जो संविधान की धारा है, जो हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा है, उसके हिसाब से ऑप्शन सी, धारा 8 के हिसाब से ऑप्शन सी सही है कि यह हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी। देखिए धारा 8 जो है लिंग का निर्धारण करती है। पुल्लिंगवाचक शब्द चाहे जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के लिए बारे में लागू होते हैं, चाहे वह नर हो या नारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न वादों में कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा के नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी है हमारा निहारेंद्र दत्त बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन सी है हमारा वारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, और ऑप्शन डी है हमारा केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो सही आंसर है, वारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, यहाँ पे सही आंसर है। इसके लिए जो हमारा धारा 34 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 है, इसका ये इस धारा के अनुसार ये निश्चित होता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। तो इसका आंसर हमारा है सी, ऑप्शन सी, वारिंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा शरीर से, ऑप्शन बी है संपत्ति से, ऑप्शन सी है हमारा शरीर एवं संपत्ति दोनों से, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है, शरीर और संपत्ति दोनों से, यही सही आंसर है, क्योंकि इसकी जो धारा 97 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 जो है, उसके हिसाब से शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसके विषय में वर्णन किया गया हुआ है। और धारा जो 99 है, इसमें अंतर्विष्ट निर्बंधनों का विचार किया गया है। इस पे निर्बंधन कौन कौन से लगाए जा सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा पर, उसके विषय में हमारा धारा जो 99 है, 99, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। और धारा 97 में ये कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, इसके विषय में दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आत्मरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन ए है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी है दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी है हमारा चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी, यही सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्शन ए है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन बी है आपराधिक अत्याचार को रोकने में जंगम संपत्ति की रक्षा में, ऑप्शन सी है हमारा, और ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। जिसमें देखिए फ्रेंड, जो ऑप्शन ए है हमारा लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, यही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। इसके विषय में धारा जो 99 है, वो निर्बंधन का कार्य इस धारा के अंतर्गत किया जाता है। इसमें दिया हुआ है ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसका वर्णन जो है धारा 99 में किया गया है। तो इस धारा के हिसाब से जो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य होता है, उसमें आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ये जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो हमारा है उसके हिसाब से यह दहेज लेना या देना दोनों ही विधि के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन होगा? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा के अधीन होगा। तो इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, उसके बाद उस क्वेश्चन पे हमने धारा 97 है उसके बारे में चर्चा की थी। तो धारा 97 के हिसाब से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसे दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इसके विषय में देख लीजिए, धारा 97 जो है शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये धारा 97 में वर्णन किया गया है इसका, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। क्वेश्चन हमारा है, दंड प्रक्रिया की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा असंज्ञेय अपराध से, ऑप्शन बी है केवल संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन सी है हमारा असंज्ञेय और संज्ञेय दोनों अपराधों से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वही सही आंसर है। केवल संज्ञेय अपराधों में जो है धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो गया, केवल संज्ञेय अपराध। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 6 माह, 4 माह, 3 माह और 2 माह। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो है सी, 3 माह। इसका डिटेल वर्णन, इस धारा का डिटेल वर्णन धारा जो 73 है हमारी, इसमें एकांत परिरोध के विषय में दिया हुआ है, और इसका जो दिया हुआ है उसके हिसाब से 3 माह जो है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे। तो अधिकतम जो है हमारा 3 मास के लिए इसको रखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 संबंधित है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 संबंधित, ऑप्शन ए है दुष्प्रेरण से, ऑप्शन बी है साधारण स्पष्टीकरण से, ऑप्शन सी है प्रयास से, और ऑप्शन डी है हमारा साधारण अपवाद से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा, साधारण अपवाद से। धारा 4 की जो धारा अध्याय 4 है उसकी धारा 76 से लेके 106 तक साधारण अपवाद के विषय में वर्णन किया गया है। धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद के विषय में वर्णन किया गया है, और ये धाराएं आती हैं अध्याय 4 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, साधारण अपवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है। जो सूत्र दिया हुआ तथ्यगत भूल क्षम्य है, संबंधित है, मतलब किस धारा से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ भारतीय दंड संहिता की धारा 75, बी है 76, सी है 77, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन बी है वही सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से तथ्यगत भूल क्षम्य है। इसके विषय में देखिए दिया हुआ है, धारा 76 का यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है कि विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य तथ्यगत भूल क्षम्य की श्रेणी में आता है। तो धारा 76 ये है, और इसके अंतर्गत दिया है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत दिया हुआ तथ्यगत भूल क्षम्य होती है। किन परिस्थितियों में क्षम्य होती है इसका वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? यहाँ पे ये ऑप्शन जो है इन्होंने गलत दिया हुआ है, धारा का वर्णन किया है, यहाँ पे प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी है, ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर है। 8 प्रकार के होते हैं ये, यहाँ गलती से इसमें धारा लिखा गया है। इसके विषय में जो वर्णन किया गया है धारा 320 घोर उपहित, इसका सब टाइटल है, उपहित की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाती हैं, ये दिया हुआ है। और इसमें वर्णन किया गया है कि 8 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां। ये पूरा इसका दिया हुआ डिटेल कि इन 8 प्रकारों के हिसाब से धारा 320 में घोर उपहित की श्रेणी में आते हैं, जिसको हम ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं या गहरी चोट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया डी, 8 प्रकार का होता है। ये धारा जो है गलत दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? जो अनलॉफुल असेंबली हमारी है ये धारा 141 के अंतर्गत परिभाषित की गई है।
जो हमारी धारा 141 है ऑप्शन ए है, इसके अंतर्गत जो है अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया हुआ है। इसमें धारा का वर्णन किया गया है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध अपराध या जमाव कहलाता है। जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का जमाव होता है वो विधि विरुद्ध कहलाता है, अनलॉफुल असेंबली से ही कहते हैं। इसका जो है धारा 141 में वर्णन किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? कौन सी धारा असंवैधानिक करार दी गई है? जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी धारा है 14 और 21। इन धाराओं के हिसाब से जो धारा ऑप्शन हमारा बी है, धारा 303 हमारी जो है ये इन दोनों के हिसाब से असंवैधानिक है। इसके विषय में डिटेल में जो वर्णन दिया हुआ है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, ये धारा 303 के अंतर्गत वर्णित है। और ये 303 धारा हमारी जो मूल अधिकार है हमारे, उसकी धारा 14 और 21 के अंतर्गत असंवैधानिक करार दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है, धारा 159 में हमारा जो है दंगे को परिभाषित किया गया है 159 में। अब 159 का जो टाइटल है दंगा है, जबकि 2 या 2 अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा कर रहे हैं। तो धारा 159 में दंगा के विषय में दिया हुआ है, जब लोक शांति में विघ्न डाला जाता है तो वो दंगा कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो गया 159। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है? छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की किस धारा से है? इसमें फ्रेंड देखिए ऑप्शन जो हमारा बी है, धारा 417। धारा 417 के अंतर्गत जो है छल को दंड, भारतीय दंड संहिता में छल को संबंधित किया गया, परिभाषित किया गया धारा 417 में। धारा 417 का वर्णन इस प्रकार है, छल के लिए दंड, जो कोई छल करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है इस धारा में, जो कोई छल करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। या तो उसे कारावास होगा या तो जुर्माना होगा 1 साल का, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसा धारा 417 के अंतर्गत छल के लिए दंड में वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जो पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जो आईपीसी में दंडनीय है, जिसके बारे में सोचना, तैयारी करना भी दंडनीय है। यहाँ पे जो सब ऑप्शन दिया हुआ है हमारा सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। जो हमारा भारतीय दंड संहिता है आईपीसी है, उसकी जो अध्याय 6 है उसमें धारा 121 से लेके 130 तक ऐसे कृत्यों का वर्णन है जो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की श्रेणी में गिने जाते हैं। ऐसे अपराधों का वर्णन किया गया है धारा 121 से 130 तक, जो कि अध्याय 6 में वर्णित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या उसकी तैयारी करना भी जो है आईपीसी में दंडनीय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? यहाँ पे जो धारा 306 है हमारी, वही सही आंसर होगा। धारा 306 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का वर्णन किया गया है आत्महत्या करने के लिए। देखिए ये धारा 306 दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो अगर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने पर जो करता है ऐसा कृत्य, उसके लिए 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों ही निर्धारित किया गया है धारा 306 के अंतर्गत। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, इस टाइप का सेम यही था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो धारा जो 99 हमारी 99 है वही होगा सही आंसर। 99 है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये धारा 99 के अंतर्गत वर्णित किया गया है और इसका सही आंसर होगा भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन 1 है धारा 107 का खंड 1, धारा 108, धारा 107 का खंड 2 और धारा 107 का खंड 3। जो हमारा यहाँ पे धारा 107 का 2 है, ऑप्शन सी जो हमारा है
वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसके बाद ये जो धारा है 107 इसका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ, किसी बात का दुष्प्रेषण। अब जो है इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में से एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। तो यहाँ जो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेषण होता है, क्योंकि षड्यंत्र में एक या एक से अधिक व्यक्ति ही सम्मिलित रहते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं जो भी रहते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है। तो ऐसा जो यदि षड्यंत्र के अनुसरण में और बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य अवैध लोप घटित होता है, तो इस स्थिति में जो है 107(2) के अंतर्गत वो दंडनीय है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा, धारा 107 का 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। आपराधिक दंड की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। जो धारा हमारी यहाँ पे ऑप्शन बी है, धारा 120 का ए, यही हमारा सही आंसर है। धारा 120 के ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी हुई है, जिसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इसका मानक कि कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो वैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए जब सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ये सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इसका वर्णन हमारा 120(a) के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो धारा 120(a) है और ऑप्शन है वो बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया की संहिता की किस धारा में आर्म फोर्सेज के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे जो हमारा धारा 45 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, आर्म फोर्स सशस्त्र बल जो हमारे हैं उनके सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी है, यही सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? धारा जो 151 है हमारी, इसके अंतर्गत यह अधिकार पुलिस को प्रदत्त किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत यह अधिकार पुलिस को दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी पहले ही कर सकती है। फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, MCQ टाइप पार्ट 1 का। आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आगे भी हम क्वेश्चन देते रहेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम मूल विधि से कम 150 क्वेश्चन दें, ताकि जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं वो पूरे के पूरे इसी हो जाएं। और हम साथ में संविधान की वीडियो भी देते रहेंगे, जो हमारी कुछ वीडियो पहले पड़े हुए हमारी प्लेलिस्ट में, और जो नए जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर लाइक करना न भूलें। थैंक यू।